हाय, हम लोग ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग, इसका समरी चैप्टर हम लोग बना चुके हैं। समरी वीडियो पिछले वीडियो में बनाए थे। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या और भी एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आंसर है। अगर आप इन सब क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा। तो उन सब सारे चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है, वर द आइडियाज ऑफ उपनिषद थिंकर्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फैटलिस्ट एंड मैटरलिस्ट। ठीक है, अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो बनेगा नहीं, जो स्टूडेंट से, जब तक कि कोई टीचर नहीं डिस्कस करे। तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, वर द आइडियाज ऑफ उपनिषद थिंकर्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फैटलिस्ट एंड मैटरलिस्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। के जो आइडियाज था उपनिषद का, ठीक है, वो फैटलिस्ट और मेटरलिस्ट से अलग था। फैटलिस्ट और मेटरलिस्ट बोला गया बुद्धिज्म और जैनिज्म को। तो उपनिषद जो कि ब्राह्मणिज्म है तो इससे अलग है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, जो आइडियाज ऑफ उपनिषद थिंकर्स वर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द फैटलिस्ट एंड मेटरलिस्ट। ठीक है, तो इसको कैसे नहीं डिफरेंट है, तो हम इसको इस तरीके से जो है वो सबसे पहला तो ऐसे ही लिखना है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में सिमिलरिटीज़ है। जैसे जैनिज्म धर्म की जो बहुत सारी जो आइडियाज़ है और प्रिंसिपल है वो उपनिषद में भी जो है दी गई है। जैसे कि बात करें नॉन वायलेंस की, तो नॉन वायलेंस के बारे में जो उपनिषद या ब्राह्मणिकल रिलीजन में भी जो है वो नॉन वायलेंस की ही बात की गई है कि किसी भी जानदार चीज़ों पर जो है हम ये नहीं करें। इसके अलावा लॉ ऑफ कर्मा की जो बात है, ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो उससे हमको अच्छा रिवार्ड मिलता है और बुरे कर्म करेंगे तो हमको बुरा रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कर्मा की भी जो बात है वो उपनिषद में भी कही गई है और बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी कही गई है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो अच्छा कर्म फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ के बारे में जो इनकार किया गया है, जो हिंदुइज्म में भी इनकार किया गया है और बुद्धिज्म में भी जो है, बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी इनकार किया है। ठीक है, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल जो रिजेक्ट किया था जैनिज्म। तो जो है इन सब चीज़ों में उपनिषद में क्या कहा गया है कि इंसान जो है वो 4 एलिमेंट से बना हुआ है। आग है, हवा है, पानी है, ज़मीन, मिट्टी है और फाइनली इसी तरीके से आप देखिएगा कि दफना दिया जाता। आग, पानी, मिट्टी, इन सब चारों चीज़ों में जो है विलीन कर दिया जाता, शामिल कर दिया जाता। तो कुछ जो है चीज़ें ऐसी है जो उपनिषद जो कि ब्राह्मणिज्म और जो है फैटलिस्ट और मेटरलिस्ट, इन तीनों चीज में पाया जाता है। मतलब बुद्धिज्म, जैनिज्म और उपनिषद में ये सब चीज़ है पहले से। बहुत सारी बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो फिलॉसफीज़ है वो जो बुद्धिज्म और जैनिज्म से पहले उपनिषद में भी है और जो है उससे पहले से प्रैक्टिस होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है लिखना है। सबसे पहला क्या लिखना है, जो आइडियाज ऑफ उपनिषद थिंकर्स वर नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम द बुद्धिज्म और जैनिज्म या फैटलिस्ट और मेटरलिस्ट, जो है इन सब चीज़ों से अलग है। ठीक है, आप उसको और नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि बहुत सारी जो फिलॉसफीज हैं, जो आइडियाज़ है, प्रिंसिपल्स है जैनिज्म का, वो ऑलरेडी जो है वो जैनिज्म और बुद्धिज्म से पहले भी हुआ करता था, जो उपनिषद पीरियड्स में भी या उपनिषद जो है किताबों में भी लिखा गया। उसके बाद आगे लिखिएगा नॉन वायलेंस के बारे में जो जैनिज्म और बुद्धिज्म में कहा गया है। ठीक है, वो उपनिषद की किताबों में भी कही गई है या ब्राह्मणिज्म में भी कहा गया है। फिर लॉ ऑफ कर्मा पर बात करेंगे। लॉ ऑफ कर्मा के बारे में जो बुद्धिज्म, जैनिज्म भी कहता है, ठीक है, और जो है ना उपनिषद भी इस बात को कहता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा रिवार्ड मिलेगा और जो है बुरे कर्म करेंगे तो हमको पनिश किया जाएगा, इस तरीके से। और फिर साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ की जो बात है, तो ये साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ नहीं होता है। ठीक है, फाइनली जो है इंसान 4 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है और आग, मिट्टी, पानी, हवा और इन सब चीज़ों में जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसको जो बुद्धिज्म और जैनिज्म में इन सब चीज़ों पर, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल पर जो है कहा ही नहीं गया है और जैनिज्म में तो इनकार ही कर दिया गया है, कोई पुनर्जन्म वगैरह नहीं होता। तो इस तरीके से जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन को लिख सकते हैं इन सब चीज़ों पर। ठीक है, कि बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है बुद्धिज्म और जैनिज्म और उपनिषद में भी, फैटलिस्ट, मेटरलिस्ट वगैरह में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समराइज द सेंट्रल टीचिंग ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म धर्म की मेन जो
टीचिंग है उसके बारे में बताना है। तो जैनिज्म धर्म की जो मेन टीचिंग है उसको ऐसे लिखना है, फॉलोइंग वर द टीचिंग ऑफ जो है वो जैनिज्म, ठीक है। जो रिलीजन जैनिज्म, सबसे पहला टीचिंग नॉन वायलेंस के बारे में, कि जैनिज्म एम्फसाइजेस ऑन द नॉन वायलेंस, कि हम किसी भी जानदार चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाए। दूसरे पॉइंट में लिखना है कि जैनिज्म में ये कहा गया कि एवरीथिंग इज एनिमेटेड, जितनी भी चीज़ें हैं, इवन जो है लैंड, एयर, वाटर, स्टोन, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग को भी वो एनिमेटेड कहा, कि जानदार कहा, और जो है किसी भी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है। इसके बारे में है। इसके बाद जो है जैनिज्म और क्या कहा गया, जैनिज्म में गॉड को और सोल को जो है वो इनकार किया गया है। इसके अलावा ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में इनकार किया गया है। तो ये सब चीज़ जो है वो जैनिज्म की टीचिंग में है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है कि जैनिज्म के टीचिंग में क्या है, ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं और क्या कहा जैनिज्म में, ये भी बातें थी जो आपको लिखना है कि जो किसी भी तरीके की बर्थ और रिबर्थ नहीं होती है, और इस बर्थ और रिबर्थ से जो है बस इंसान का एक ही मकसद है कि साल्वेशन प्राप्त करना, ठीक है, साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ से मुक्ति पाना। और उसके बाद कि ये मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं, मुक्ति ऐसे पा सकते हैं कि अगर हम खुद को पनिश करें और एक्सट्रीम पीनेंस जो है ऑब्जर्व करें। तो ये सब चीज़ें लिखने, सबसे पहले नॉन वायलेंस के बारे में लिखना है, दूसरा एवरीथिंग इज एनिमेटेड उसके बारे में लिखना है, और जो है साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ से जो है निजात पाना है, जिसको हम सॉल्वेशन कहते हैं। और सॉल्वेशन कैसे अचीव किया जा सकता है, सॉल्वेशन अचीव किया जा सकता है एक्सट्रीम पीनेंस से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है ये करना, ठीक है। अब आगे देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ बेगम ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग द स्तूपा एट द सांची, ठीक है, कि भोपाल की जो बेगम थी उनका क्या रोल था सांची के स्तूपा को प्रिजर्व करने में। तो सबसे पहले हमको बताना है कि बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड जो फेमस स्तूप है, ठीक है, वो स्तूप जो है सांची है और अमरावती है। लेकिन अमरावती स्तूप का प्रिजर्वेशन नहीं किया गया, जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया और र्यून हो गया। लेकिन सांची स्तूपा की प्रिजर्वेशन की गई और इस वजह से आज भी सांची स्तूपा का एग्जिस्टेंस है। सांची जो है प्रिजर्व और कंडीशन में है। लेकिन सांची के स्तूप के जो है, और सांची का स्तूप है कहाँ, तो आपको बताना है अगले पॉइंट में कि सांची जो है वो भोपाल के सांची गांव में है। सांची गांव में जो है वो सांची का स्तूप है, ठीक है। उसके बाद इस स्तूप के प्रिजर्वेशन में जो वहाँ की महारानी थी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इन लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच थे उन लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई सांची स्तूप को। सांची स्तूप में वो चाहते थे कि इसको हम यहाँ से लेकर के लंदन के म्यूज़ियम में जो है इन सब चीज़ों को हम रखें, लेकिन महारानी उसको अलाउ नहीं की। जो भोपाल की बेगम थी वो अलाउ नहीं की और प्लास्टर कास्ट कॉपीज बनवा करके दे दी। फाइनली ये और भी फंड वगैरह एलोकेट की थी जो इसके प्रिजर्वेशन के लिए। यहाँ पर जो है सराय बनवाए, जो रेस्ट प्लेसेस होता है, जो गेस्ट रूम वगैरह जिसको कहते हैं, गेस्ट रूम और म्यूजियम वगैरह सब बनवाई। तो जो है बेगम ऑफ भोपाल का बहुत ज़्यादा रोल है सांची के स्तूप को प्रिजर्व कर करके रखने में, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि अमरावती स्तूप का प्रिजर्वेशन नहीं हो पाया तो वो खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन सांची स्तूप के का प्रिजर्वेशन का पूरा ख्याल रखा गया। और उस वक्त जो हुकूमत थी, ठीक है, बेगम ऑफ भोपाल की जो महारानी थी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इन लोगों ने खास ध्यान रखा। आगे देखिए, वाई डू यू थिंक मेन एंड वुमेन ज्वाइन द संघ, ठीक है, कि मेन और वुमेन बुद्धिज्म धर्म ज्वाइन करते थे और संघ में शामिल क्यों हो जाते थे। संघ क्या होता था, ग्रुप ऑफ मॉन्क को कहते थे, ठीक है, जो कि रिलीजियस पर्पज से या बुद्धिज्म धर्म को फैलाने के लिए वो लोग जो एकजुट हुआ करते थे। तो आखिर उस जमाने में मेन और वुमेन मतलब बहुत सारे लोग बुद्धिज्म क्यों ज्वाइन किए, तो बहुत सारे लोग बुद्धिज्म इसलिए ज्वाइन किए कि अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेन एंड वुमेन ज्वाइन द बुद्धिज्म फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्या फॉलोइंग रीजन था कि वो लोग बुद्धिस्ट ज्वाइन कर करके बुद्धिज्म तौर तरीके से, बुद्धिज्म कल्चर से वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, मॉन्क और नन बनना चाहते थे, पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में लिखना है कि चूंकि वो लोग बुद्धिस्ट धर्म की लिटरेचर्स को वो लोग पढ़ना चाहते थे, इसीलिए संघ ज्वाइन करते थे कि चूंकि उन लोगों के साथ रहेंगे तो बुद्धिज्म धर्म की लिटरेचर को पढ़ पाएंगे। इसके अलावा बुद्धिज्म धर्म जो है काफ़ी सिंपल था, जो उस ज़माने की जो प्रैक्टिसेस थी हिंदुइज्म की, तो उन सब चीज़ों से जो लोग परेशान थे वो बड़े पैमाने पर जो बुद्धिज्म और जैनिज्म ज्वाइन किए, ठीक है, या संघ ज्वाइन किए। इसके अलावा और हम ये लिख सकते हैं कि इस धर्म में वर्ण सिस्टम को जो है वो इनकार कर दिया गया, यहाँ पर इक्वलिटीज थी, इसीलिए जो है ज्वाइन किए। वुमेन्स के बारे में, वुमेन्स को भी जो है वो धार्मिक चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का पूरा हक था, इन सब चीज़ों की वजह से ज्वाइन किए। और बुद्धिज्म में ये भी था कि आप जो है वर्ल्डली चीज़ों के साथ साथ, ठीक है, रिलीजियस चीज़ें भी कैरी कर सकते हैं। तो इसके रूल रेगुलेशन सब सिंपल थे, ठीक है, आसान थे, इक्वलिटी पर जोर दिया गया था, डेमोक्रेटिक तरीके से सभी चीज़ होता था। इन
इन सब चीज़ों की वजह से लोग जो है काफ़ी अट्रैक्ट हुए और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है, बुद्धिज़्म धर्म को ज्वाइन किए खास करके। अब देखिए, समराइज द टीचिंग ऑफ सेंट्रल टीचिंग ऑफ द बुद्धिज़्म, ठीक है, बुद्धिज़्म धर्म की जो मेन टीचिंग है उसके बारे में बताना है। तो बुद्धिज़्म धर्म से रिलेटेड जो टीचिंग है उसमें 4 नोबल ट्रूथ पर एम्फेसाइज किया गया है, जो गौतम बुद्ध को जो मेडिटेशन के वक्त बौद्ध गया में पीपल ट्री के नीचे जो एनलाइटमेंट हासिल हुआ, जिंदगी की जो 4 सच्चाइयों के बारे में बताया। सबसे पहली सच्चाई क्या थी? सबसे पहली सच्चाई बताया कि सॉरो इज इंट्रिंसिक टू आवर लाइफ, मतलब दुख जो है वो जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है, मतलब जो सॉरो है, ठीक है, वो जिंदगी का पार्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट में कहा गया कि इन सब सौरों का जो मकसद, इन सब सौरों का वजह क्या है? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जिसको कहते हैं। ये दुख किस वजह से होता है? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की वजह से होता है। तीसरे में कहा गया कि अगर हम इन सब डिज़ायर को कम कर लें तो हम जो है इस सौरों से उबर सकते हैं, इस सौरों से बाहर आ सकते हैं, इस सब तकलीफ से बाहर आ सकते हैं। और फाइनली फोर्थ में कहा गया कि इन सब जो है वो डिज़ायर को कम कर करके सौरों से बाहर आने का जो 8 फोल्ड पाथ है कि हम बुरा नहीं कहें, बुरा नहीं सुने, ठीक है, किसी की चोरी नहीं करें, बेईमानी नहीं करें, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें, किसी के बारे में बुरा नहीं कहें। इस तरीके से 8 फोल्ड पाथ को फॉलो कर करके हम जो है वो साल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, डिस्कस द डेवलपमेंट इन द स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ द वैष्णविज्म एंड शैविज्म, ठीक है। बोला जा रहा है स्कल्पचर, ठीक है, स्कल्पचर किसको कहते हैं? तो ये कीवर्ड है। स्कल्पचर बोला जाता है जो डिज़ाइन वगैरह होता है, जो बिल्डिंग की डिज़ाइन होती है या उसमें किसी तरीके से तराश करके जो डिज़ाइन वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह या और किसी तरीके की डिज़ाइन जो बनाई जाती है। और आर्किटेक्चर बोलते हैं बिल्डिंग्स के डिज़ाइन को कहा जाता है, ठीक है। तो उस बिल्डिंग में जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई है या किसी तरीके की पेंटिंग्स वगैरह सब बनाई गई है वो सब आ जाएगा स्कल्पचर में, ठीक है। और आर्किटेक्चर बिल्डिंग को कहते हैं, ठीक है। तो बोला डिस्कस द डेवलपमेंट इन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर विद द राइज ऑफ द वैष्णविज्म एंड शैविज्म। बोला जाए ये वो वही दौर है। ऐसा नहीं था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के आते ही तो हिंदुइज़्म या जो है जो पहले की रिलीजन थी, ठीक है, वो सब ख़त्म हो गई। मतलब ये सब चीज़ भी प्रैक्टिस किया जा रहा था। और जो पुरानी रिलीजन थी हिंदुइज़्म, उसमें भी जो अलग अलग हिस्से में अलग अलग चीज़ें जो सब हो रही थी, नए नए दो जो है डेवलपमेंट हुए इस दौर में, वो देखा गया वैष्णविज्म और शैविज्म डेवलपमेंट हुआ। वैष्णविज्म और शैविज्म क्या था कि लॉर्ड विष्णु के जो है फॉलोवर्स और जो लॉर्ड शिव के फॉलोवर्स ये सब जो है उभरने लगे और अलग अलग पार्ट में इन सब लॉर्ड विष्णु का और लॉर्ड शिव का जो है वो पूजा वगैरह जो है किया जाने लगा। टेम्पल्स वगैरह में जो है वो पूजा पाठ वगैरह सब शुरू हो गया। टेम्पल्स वगैरह सब बनाए गए, गॉड एंड गॉडेस को टेम्पल्स में रखा गया और वहाँ पे बिल्डिंग डिज़ाइन वगैरह सब भी देखा गया कि गर्भगृह है और जो है शिखारा है और बड़े से गेट्स वगैरह सब लगा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है शिव को देखा गया कि लिंग के फॉर्म में जो शिवलिंग के फॉर्म में जो है पूजा वगैरह सब शुरू हुआ इसी दौर में। तो देखिए इसको ऐसे लिखना है, राइज ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म लेड टू द वर्शिप ऑफ द चूजन डायटी, ठीक है। बोला जा रहा है कि वैष्णविज्म और शैविज्म के राइज से सबसे पहले तो वैष्णविज्म और शैविज्म को आपको एक्सप्लेन करना है। फॉलोवर्स ऑफ, ठीक है, विष्णु वर द वैष्णविज्म एंड फॉलोवर्स ऑफ, ठीक है, शिव वर्स द, ठीक है, शैविज्म, ठीक है। तो दो ग्रुप जो है हिंदुइज्म में डेवलप्ड हो गए अलग, ठीक है, जो लॉर्ड विष्णु को फॉलो करने लगे और लॉर्ड शिव को फॉलो करने लगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है वर्शिप पार्टिकुलर जो है इनके जो है आइडल्स की वर्शिप वगैरह सब की जाने लगी, ठीक है। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, और जिस वजह से नए नए आर्किटेक्चर और जो है जो नए नए जो आइडल्स वगैरह सब बनाए गए, नए नए जो है इस ज़माने में मंदिर जो है टेम्पल्स वगैरह सब बनाए गए, ये सब देखा जाता है। सम ऑफ दीज फॉर्म वर रिप्रेजेंटेड इन द स्कल्पचर एज इन वन फिगर, मतलब बोला जा रहा है इन सब में से कुछ चीज़ें अलग अलग फीट जो है वो जगहों पर दिखाई गई थी, अलग अलग इमेजेस में दिखाई गई थी। इन वैष्णविज्म, ठीक है, वैष्णविज्म में क्या दिखाया गया कि विष्णु के फॉलोवर्स हैं, ठीक है। शैविज्म में क्या दिखाया गया? शिव के फॉलोवर्स वगैरह को दिखाया गया। टेम्पल्स वर बिल्ट, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो है जो वैष्णविज्म में, ठीक है, किसकी बनाई गई, ठीक है, विष्णु की जो है वो आइडल्स वगैरह बनाए गए, इसमें जो है शिव की आइडल्स वगैरह बनाई गई। टेम्पल वर बिल्ट टू हाउस द गॉड एंड गॉडेस, अब टेम्पल्स वगैरह सब बनाए गए और उस टेम्पल्स में गॉड एंड गॉडेस को जगह दी गई, ठीक है। और टेम्पल्स जो बना होता था तो शुरुआती दौर का टेम्पल्स एक छोटा सा हाउस हुआ करता था जिसमें गॉड एंड गॉडेस को प्लेस कर दिया जाता था और इस छोटे से हाउस को गर्भगृह कहा गया। जिस जो स्पेस में, जिस हाउस में, ठीक है, जो गॉड एंड गॉडेस की मूर्तियाँ होती थी और फिर इसके ऊपर जो डिज़ाइन होता था जो इस तरीके के आज भी बिल्डिंग्स में दिखाई देते, इसको शिखारा
वगैरह कहा गया। तो गर्भगृह और शिखरा इसी सब दौरान जो है वो शुरू हुआ। आर्टिफिशियल केव वर बिल्ट, बोला जा रहा है कि कुछ पत्थरों को काट करके कुदरती केव वगैरह भी बनाए गए और वहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह सब रखी गई और जो है मतलब इस तरीके से वहाँ पर आइडल वर्शिप मतलब टेम्पल्स वगैरह जो है केव को काट करके भी जो है वो बनाई गई, जो आगे चल करके जो है जैसे कैलाशनाथ टेम्पल्स वगैरह सब जो है डेवलप्ड हुआ टू कार्विंग आउट ऑफ द कैलाशनाथ टेम्पल्स। ठीक, आर्टिफिशियल केव जो बनाई गई और उसमें जो है वो टेम्पल्स वगैरह सब बनाए गए, जो आगे चल करके बड़े बड़े टेम्पल सब हुए। तो इधर हमारा 6 क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरफ देखना हम लोगों को, अच्छा क्वेश्चन है, What were the similarities and differences of the Buddhism and Jainism? ठीक है, ये जैनिज्म होगा, जैनिज्म। ठीक है, कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या क्या सिमिलरिटीज थे। ठीक है, यह है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में सिमिलरिटीज़ की बात करें तो दोनों रिलीजन के जो फाउंडर थे वो बिहार से थे। दोनों रिलीजन जो शुरू हुआ है वो इंडिया में ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला सिमिलरिटीज़ ये है। दूसरा सिमिलरिटीज़ है, दोनों धर्म में नॉन वायलेंस की बात कही गई है। ठीक है, लेकिन हाँ, दोनों धर्म में नॉन वायलेंस की बात कही गई है। दोनों धर्म जो है वो इसको रिजेक्ट करता है, जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को रिजेक्ट करता है, लॉ ऑफ कर्म पर जो है वो एम्फेसाइज करता है। तो ये सब चीज़, इन सब जो है वो ये सब सिमिलरिटीज है इस सब में। ठीक है, आपको और भी डिटेल में देखना हो तो पुराने वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में डिफरेंसेस क्या है, तो बुद्धिज्म, हाँ ये सिमिलरिटीज में ये भी दिखाना है। ठीक है, कि ये सब जो है सिंपल्स हुआ करते थे और बुद्धिज्म और जैनिज्म जो सिमिलरिटीज वाले में बात करें, सिमिलरिटीज की हम लोग अच्छे से पहले बात कर रहे थे। सिमिलरिटीज में क्या था कि दोनों के फाउंडर बिहार से ही थे। ठीक है, और दोनों धर्म इंडिया से ही शुरू हुआ है, दोनों नॉन वायलेंस पर जोर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा दोनों धर्म में जनरली सिंप्लिसिटीज दिखाई गई है। दोनों वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज किए हैं, कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किए हैं, वुमेन्स को जो है वो सही पोजीशन दिया गया है, वुमेन्स के लिए भी अलाउ किया गया है। ठीक है, जिस वजह से ये सब धर्म जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुए। तो ये सब सिमिलरिटीज़ है, वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम, वुमेन्स के खिलाफ जो जुल्म और ज्यादती होती थी, इन सब चीज़ों के खिलाफ जो है वो ये धर्म में बात कही गई है। इक्वलिटीज़ की बात कही गई है, डेमोक्रेटिक तरीके से जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये सब जो है सिमिलरिटीज़ है। क्या सब सिमिलरिटीज़ है, सबसे पहला नॉन वायलेंस है, दूसरा नॉन वायलेंस के अलावा, हाँ नॉन वायलेंस है, नॉन वायलेंस के अलावा इक्वलिटीज़ की बात कही गई है, वर्ण सिस्टम की बात कही गई, वर्ण सिस्टम को इनकार किया गया है, कास्ट सिस्टम को इनकार किया गया, वुमेन्स के जो है ये मेल और फीमेल के इक्वलिटीज़ पर बात की कही गई है। ठीक है, ये सब चीज़ है। अब आगे देखिए, और सबसे पहला क्या था कि दोनों धर्म जो है वो इंडिया से ही शुरू हुआ। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में डिफरेंसेस क्या है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में मेन डिफरेंसेस ये है कि बुद्धिज्म धर्म जो है नॉन वायलेंस के बारे में कहता है, जैनिज्म भी नॉन वायलेंस के बारे में कहते हैं। लेकिन मेन डिफरेंसेस है कि जैनिज्म में सभी चीज़ों को एनिमेटेड कह दिया गया कि जितनी भी चीज़ें हैं सभी जानदार चीज़ें। ठीक है, इस वजह से। इसके अलावा बुद्धिज्म धर्म के रूल रेगुलेशन सिंपल हैं, जैनिज्म धर्म के रूल रेगुलेशन उतने सिंपल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बुद्धिज्म काफ़ी पॉपुलर हुआ, ठीक है, और इंडिया से बाहर भी फैला, लेकिन जैनिज्म उतना पॉपुलर नहीं हुआ और इंडिया तक ही रह गया। जैनिज्म धर्म के रूल रेगुलेशन काफ़ी एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम पीनेंस पर ध्यान, मतलब दुनियावी वर्ल्डली चीज़ों को छोड़ करके कहा गया आप एक्सट्रीम पीनेंस या मेडिटेशन कीजिए तभी आपको जो है वो साल्वेशन प्राप्त होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा गया। ठीक है, तो ये सब इन सब ये सब। इसके अलावा अगर गॉड की बात करें या ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात करें तो बुद्धिज्म में गॉड के बारे में या ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के बारे में साइलेंट रहा गया, जैनिज्म इनकार करता गॉड और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंसेस भी है। क्या सब डिफरेंसेस है, सबसे पहला, ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म में नॉन वायलेंस को लेकर के डिफरेंस है, गॉड और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को लेकर के डिफरेंस है। इसके अलावा सिंपलिसिटी को बुद्धिज्म सिमिलर है, ठीक, सिंपल है, और जैनिज्म में सिंपलिसिटी नहीं है। बुद्धिज्म में कहा गया कि आप वर्ल्डली चीज़ों के साथ साथ आप रिलीजियस चीज़ें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा गया। बुद्धिज्म जो है वो मिडिल पाथ को जो है मिडिल पाथ पर एम्फेसाइज करता है, जैनिज्म जो है वो एक्सट्रीम पीनेंस पर जो है एम्फेसाइज करता है। ठीक है, और बुद्धिज्म जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ और इंडिया से बाहर भी फैला, जैसे कि श्रीलंका हो, चाइना हो, कोरिया हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, इन सब जगहों पर भी फैला, लेकिन जैनिज्म जो है वो इंडिया तक ही लिमिट रह गया। तो ये सब जो है वो डिफरेंसेस है।
अब आगे देखिए, हाउ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द ब्राह्मणिज्म, मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म जो है वो किससे अलग है, ब्राह्मणिज्म से कैसे अलग है। ठीक है, तो जो ब्राह्मणिज्म जो वैदिक जो जो रिलीजन थी जो लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप्ड हुआ, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी थी, बहुत ज़्यादा जो है वो खास करके जो लोअर कास्ट के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, इसमें वर्ण सिस्टम था, इसमें जो है सभी लोगों को बराबर जगह नहीं दी गई थी, ऑक्यूपेशन और जो है ऑक्यूपेशन बर्थ के बेसिस पर पेश था, इसके अलावा स्टेटस भी बर्थ के बेसिस पर था। ठीक है, लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म इन सब चीज़ों को सिरे से इनकार कर देता है। बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, वर्ण सिस्टम को इनकार किया, कास्ट सिस्टम को इनकार किया, वुमेन्स को अच्छा जगह दिया। बुद्धिज्म और जैनिज्म कहता है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज जरूर है, लेकिन ये इनइक्वालिटीज नेचुरल नहीं और अनचेंजेबल नहीं है, ये बदला जा सकता है। और बुद्धिज्म और जैनिज्म में सभी जो है ये सभी धर्म के लोग जो है अट्रैक्ट हुए और इन सब चीज़ों को जो है वो अपनाए और रिलीजियस चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते थे, वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, डेमोक्रेटिक तरीके से सभी फैसला लिया जाता था। ठीक है, तो ये सब जो है डिफरेंसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस करना है वर्ण सिस्टम को लेकर के, कास्ट सिस्टम को लेकर के। इसके अलावा जो है वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम के तहत जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ अनटचेबिलिटी होती थी। पार्टिकुलर जो रिलीजियस वर्ग कामों में सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग जो है ब्राह्मण लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ यहाँ पर इक्वलिटीज़ है, वर्ण सिस्टम को इनकार किया गया है, कास्ट सिस्टम को इनकार किया गया है, वुमेन्स को भी जो है पोजीशन दी गई है, इक्वलिटीज़ की बात की गई है। सभी धर्म के लोग, सभी तबके के लोग, चाहे वो अपर कास्ट के हों, लोअर कास्ट के लोग और सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है इन सब धर्मों की तरफ अट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो ऐसा चीज़ है। लेकिन ब्राह्मणिज्म में सिर्फ अपर कास्ट के लोगों का मामला था। ठीक है, आगे देखिए, व्हाई बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग अर्ली हिस्टोरिक पीरियड या 6 सेंचुरीज बेसिक बोला जा रहा है कि आखिर बुद्धिज्म और जैनिज्म इस जमाने में पॉपुलर क्यों हुआ। तो पॉपुलर होने के पीछे आपको इसी समय बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे अलग है वैसे ही जो ब्राह्मणिज्म से कैसे अलग है बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसी में आपका जवाब छुपा हुआ। क्यों? क्योंकि अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में जो लेटर वैदिक पीरियड के बाद जो देखते हैं वर्ण सिस्टम डेवलप्ड हो गया, कास्ट सिस्टम डेवलप्ड हो गया, ऑक्यूपेशन बर्थ के बेसिस पर फिक्स होता था, लोगों की जो पोजीशन होती थी, स्टेटस होती थी, बर्थ के बेसिस पर होती थी, वुमेन्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी। इसके अलावा जो रिलीजन था उसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज आ रही थी, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस और जो बहुत रिचुअल्स वगैरह सब जो है बढ़ते जा रहे थे, आम लोगों की ज़िंदगी जीना दुश्वार हो गया था। उस ज़माने में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो सिंप्लिसिटी पर बात करते हैं, इक्वलिटीज़ पर बात करते हैं, सभी लोगों के लिए ओपन रिलीजियस चीज़ों में सभी लोग ओपनली पार्टिसिपेट कर सकते थे, इक्वलिटी की बात है, डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला लिया जाता था। रिलीजन बिल्कुल सिंपल था, कोई आइडल वर्शिप नहीं था, बस धार्मिक चीज़ों को पढ़ना है, लोगों को बताना है। तो इन सब सिंपलिसिटीज़ और इक्वलिटीज़, इन सब जो प्रिंसिपल थे, इन सब चीज़ों की वजह से और वैदिक रिलीजन से या ब्राह्मणिक के रिलीजन से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन सब चीज़ों की वजह से लोग बड़े पैमाने पर सभी सेक्शन के, सभी सोसाइटीज़ के सभी जो है सेक्शन के लोग जो है इन सब चीज़ों को वो बुद्धिज़्म जैनिज़्म की तरफ अट्रैक्ट हुए और इस वजह से ये इतना पॉपुलर हुआ। ठीक है, आगे देखिए जो क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डज द नॉलेज ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्कल्पचर एट सांची। बोला जा रहा है कि किस हद तक जो बुद्धिज्म धर्म की जो नॉलेज है और बुद्धिज्म धर्म के लिटरेचर की जो नॉलेज है वो हेल्प करता है, ठीक है, सांची के स्कल्पचर को स्टडी करने में। स्कल्पचर क्या होता है कि जो स्तूप है और स्तूप के रेलिंग पर बहुत सारी जो डिज़ाइन वगैरह सब बनी गई है, उसमें डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें कार्व करके जो है वो बनाई गई है। ठीक है, बहुत सारी सीन क्रिएट किया गया है। तो बोला जा रहा है कि बुद्धिज्म धर्म की जो लिटरेचर है उससे रिलेटेड जो जानकारी जिसके पास है वो हेल्प करता है किस चीज़ों में, स्कल्पचर को समझने में। तो लिखना है इस तरीके से कि क्या है, टू नॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्कल्पचर एट सांची इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, कैसे लिखना है, नॉलेज ऑफ, यहाँ से लिखना, नॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्कल्पचर एट सांची इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, यह लिखा हुआ। सबसे पहला एट अ सीन एट द नॉर्दर्न गेटवे, जो सांची का गेटवे का नॉर्थ वाला हिस्सा है वहाँ पर एक सीन दिखाया गया है, एक चीज़ दिखाई गई है। ठीक है, स्कल्पचर में डिज़ाइन बनाया गया जिसमें रूरल सीन है, किसी गांव के रीजन की सीन है। ठीक है, तो आगे देखिए, हिस्टोरियन आफ्टर स्टडिंग द स्कल्पचर, बोला जाए जो हिस्टोरियन है, ठीक है, हिस्टोरियन उन चीज़ों को देख करके आइडेंटिफाई करते हैं, किससे, कहते हैं कि विसंतारा जताका। ठीक है, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर की जो है वो किताबें हैं, जताकाज वगैरह, जो अर्ली हिस्ट्रीज, जो अर्ली स्टोरीज वगैरह सब है उसमें दिया हुआ, शुरुआती दौर की बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड जो स्टोरीज वगैरह। तो हिस्टोरियन जो है उस स्कल्पचर को देख करके वो कहते हैं ये जो स्कल्पचर है, ठीक है, ये जो मूर्तियाँ वगैरह या ये जो डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है ये जताकाज के स्टोरी से लिया गया।
ठीक है, क्या दिखाया गया है, ठीक है, अ जनरस किंग हु गिव अवे एवरीथिंग एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट, ठीक है। वो सीन क्या है कि रूरल सीन है, गांव का सीन है कि जो है झोपड़ियां वगैरह है और जो है ना वो गांव के रीजन का दिखाया गया है कि मिट्टी और फूस और इन सब चीज़ों से घर वर बना हुआ गांव टाइप का रीजन है, ठीक है। तो वसंतरा जताका से वो कहानी ली गई है और उसको जो है वो डिज़ाइन बनाने की पत्थरों पर कोशिश की गई, सांची के जो है सांची स्तूप के जो है रेलिंग पर, जिसमें ये जो है जताका में ये दिखाया गया था कि एक राजा हुआ करता था, प्रिंस हुआ करता था, काफ़ी जनरस था, अपनी सारी संपत्ति और प्रॉपर्टीज किसको दे दिया, ब्राह्मण को दे दिया, और वो जो है वो आम लोगों की जैसा जिंदगी जीना जो है वो शुरू कर दिया, ठीक है, रूरल एरिया में रहना शुरू कर दिया। तो ये जो दिखाया गया। अब आगे देखिए, आर्ट हिस्टोरियन एक्वायर फैमिलियरिटीज विद द बायोग्राफीज ऑफ द बुद्धा, ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बुद्धिस्ट स्कल्पचर। बोला जा रहा है कि जो आर्ट हिस्टोरियन होते हैं, ठीक है, जो इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, स्कल्पचर वगैरह सब की, ठीक है, तो वो सब पहले गौतम बुद्ध की बायोग्राफीज को पढ़ते हैं या उनसे रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करते हैं, तभी वो चीज़ों को समझ पाते हैं, स्कल्पचर वगैरह को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। नहीं तो कहाँ पर क्या जो है पेंटिंग में क्या बताने की कोशिश की गई है या स्कल्पचर में जो डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है उसमें क्या बताने की कोशिश की गई है वो पता नहीं लग पाता। जब तक आपको लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें साफ साफ नहीं समझ में आएगी। उसका एक और एग्जाम्पल है, मेनी अर्ली स्कल्पचर शोज द बुद्धा थ्रू द डिफरेंट सिंबल। बोला जो शुरुआती दौर के जो डिज़ाइन वगैरह बनाने वाले लोग हैं, स्कल्पचर बनाने वाले लोग हैं, वो गौतम बुद्ध को अलग अलग सिंबल से दिखा दिया गया। कैसे सिंबल से? जैसे एम्प्टी सीट है, स्तूप है, ठीक है, व्हील है, इन सब चीज़ों सिंबल से दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे व्हील का क्या मतलब है कि धर्म चक्र परिवर्तन, जब वो पहला सरमन दे रहे हैं, ठीक है। एम्प्टी सीट गौतम बुद्ध मेडिटेशन में है। तो अलग अलग जो है गौतम बुद्ध के इवेंट से रिलेटेड चीज़ों को अलग अलग सिंबल से दिखाने की कोशिश की गई। अब जिसको बुद्धिज़्म धर्म की जो है वो लिटरेचर के बारे में पता नहीं होगा, बुद्धिज़्म धर्म से रिलेटेड जानकारी नहीं होगा, वो व्हील से क्या समझेंगे, स्तूप से क्या समझेंगे और एम्प्टी सीट से क्या समझेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है कि पहले बुद्धिज़्म धर्म से रिलेटेड जानकारी हो, ठीक है। मेनी early sculpture shows the Buddha through the different symbols such as the empty seat, stoop and wheel. Such symbol and their meaning can be understood only with those of the who produce these sculpture. बोला जा रहा है कि इन सब चीज़ों का माने हम तभी समझ सकते हैं कि जब हमारे पास जानकारी हो कि इस स्कल्पचर को बनाया कौन है और बनाते वक्त इसके जहन में चल क्या रहा था या ये कहना क्या चाहता है, या फिर आप जो है उससे रिलेटेड आप जो है लिटरेचर पढ़िएगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। कि अर्लीस्ट आर्ट हिस्टोरियन, बोला जो शुरुआती तौर के जो आर्ट हिस्टोरियन थे जेम्स फुगरसन, वो कहे भी है कंसिडर्ड सांची टू बी, ठीक है, सेंटर ऑफ द ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप। बोला जा रहा है कि जो है शुरुआती दौर के जो आर्ट हिस्टोरियन थे वो जो है सांची का जो स्तूप था उसको समझ लिए कि ये इतने ऊंचे से जो है जगह पर जो है ना शायद पेड़ लगाया गया रहा होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं अक्सर पेड़ वेड़ लगाते हैं तो थोड़ा ऊंचा कर करके उसके ऊपर लगा देते हैं, तो शायद इसको लगा था कि जो है ना यहाँ पर पेड़ वेड़ लगाया गया होगा या फिर सांप वाप की पूजा वगैरह सब की जाती रही होगी, ठीक है, इस ऊंचे से जगह पर, ठीक है। तो क्या है कि जब तक आप जैसे जब तक स्तूप और जो है जनरली बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड चीज़ें और स्तूप क्या है नहीं पता चला, तब तक वो सांची को समझ भी नहीं पाया कि ये क्या था। बहुत सारे लोग शुरुआती दौर में ये भी समझ लिए कि जो ना शायद इसके अंदर जो है बहुत सारा खजाना वगैरह सब जो है छुपा हुआ होगा, राजा गढ़वा करके रखा होगा, ठीक है, इसीलिए बहुत सारे जो है वो स्तूप वगैरह को खोद वो दिए लोगों ने। जब तक लोगों को नहीं पता था, तो जब तक बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड लिटरेचर के बारे में आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ों को या स्कल्पचर को नहीं समझ पाइएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। और ये तो आप लोग देखिए, अगर इसके अलावा भी आपको और अच्छे से देखना हो तो आप जो है इसका समरी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप समरी वीडियो और ये क्वेश्चन देख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है।